सुप्रभात दोस्तों। आज आपको थोड़ा सा हम हिंदी भाषा के बारे में परिचय कराएंगे। तो हिंदू हमारी हिंदी भाषा है, जिसके दो मुख्य खंड हैं, एक पूर्वी खंड है और एक पश्चिमी खंड है। तो पूर्वी खंड के अंतर्गत हमारी दो जो बोलियां हैं, दो हमारे जो अपभ्रंश हैं वही आते हैं। एक हमारा आ जाता है पूर्वी हिंदी और एक हमारा आ जाता है बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी जो तीन बोलियां हैं, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं, आगे वाले वीडियो में, आगे वाले पेज पर ध्यान दीजिएगा। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, अर्थात प्राकृतिक के पहले का रूप। जो अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप या फिर गिरा हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से गिरावट, बिगड़ना, और यह जो अपभ्रंश होता है यह प्राकृत यानी कि अपभ्रंश जो है वह प्राकृत के बाद की अवस्था मानी गई है। तो जो हमारी पूर्वी हिंदी का जन्म है वह अर्ध मागधी से हुआ है और बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश को ध्यान दीजिएगा। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, गिरा हुआ रूप, बिल्कुल जिसको हम भ्रष्ट कह सकते हैं, वह उसी का नाम है अपभ्रंश। तो जो प्राकृत के बाद की अवस्था है, जो हमारी सबसे पहले हमारी आ जाती है संस्कृति, उसके बाद हमारी पाली होती है, फिर प्राकृत होती है, प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद अवहट आती है और अवहट के बाद हमारी फिर हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, ये हमारी बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मेरे दोस्त, बिल्कुल आज हम एक एक चीज आपको क्लियर करा देंगे, एक एक चीज आपको हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, ये हमारा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, उधर हमारा क्या था पूर्वी हिंदी, इधर हमारा है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी वो पूर्वी खंड था, सॉरी वो पूर्वी खंड था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूर्वी खंड है। पूर्वी खंड के अंतर्गत हमारी दो जो हमारे दो उपभ्रंश है, हमारी पूर्वी हिंदी और हमारी बिहारी हिंदी है, यह आ जाती है। और इसके बाद जो हमारा एक पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी दो भाग में बंटी है, ध्यान दीजिएगा। एक है आकार बहुला और है ओकार बहुला। तो सबसे बड़ा जो हमारा है पश्चिमी हिंदी ही है, क्योंकि इसके लगभग 5 भाग हो जाते हैं। एक कौरवी है, कौरवी का नाम खड़ी बोली भी माना जाता है, जिसको दिया था राहुल साहित्य में, खड़ी बोली इसको कहा गया है। हरियाणवी है, और जो हमारा दक्षिणी है ये गौड़ भाषा के रूप में मानी गई है। दोस्त, किस भाषा के रूप में? गौड़ भाषा के रूप में है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर तो 5 बोलियां आती हैं। कौरवी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा और बुंदेली तथा कन्नौजी। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत 5 बोली हैं। जो हमारी 2 बोलियां हैं आकार बहुला है, और बाकी जो हमारी 3 बोलियां हैं वो हमारी ओकार बहुला है। आकार बहुला, ओकार बहुला। इसका जन्म नौसेनी अपभ्रंश से हुआ, ध्यान दीजिएगा। जो हमारी पश्चिमी जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का जन्म, जो हमारी पूर्वी हिंदी है, उसका जन्म अर्धनागरी से हुआ है, अर्धनागरी से हुआ है। और जो हमारी बिहारी हिंदी है उसका जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश का मतलब होता है लिखित रूप, बिगड़ा हुआ रूप, गिरा हुआ रूप, भ्रष्ट रूप, अर्थात प्राकृत की बाद की अवस्था को अपभ्रंश अवस्था माना गया है। ठीक है, आते हैं तीसरे पेज पर। इसका जन्म 85 नागर अपभ्रंश। ठीक है, ये जो हमारा अब आ जाता है हमारा पश्चिमी खंड, अर्थात एक हमारा था उधर हमारा पूर्वी खंड था, इधर हमारा पश्चिमी खंड। तो मुख्य रूप से जो पश्चिमी खंड हमारा है, ध्यान देना, पश्चिमी खंड के अंतर्गत ये हमारी राजस्थानी जो हमारी बोली आती है। ठीक है, ये राजस्थानी हमारा अपभ्रंश आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी ये बोलियां हैं, मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है और मालवी है। ठीक है, और जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, इसके अंतर्गत हमारी मुख्य रूप से 2 ही बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, और जो हमारा हिमाचली है या गौड़ भाषा के रूप में है। किस भाषा के रूप में है? गौड़ भाषा के रूप में है। अगला हमारा है पूर्वी हिंदी, जिसको हम अर्ध मागधी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी को अर्ध मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब आपको बता दिए हैं, बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, अर्थात गिरा हुआ रूप। इसके अंतर्गत जो है हमारा उत्तर प्रदेश में अवधि हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो हमारा अवध प्रांत है, इधर से फैजाबाद से लेकर के प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, और इधर हमारा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। और कानपुर से मिर्जापुर लगभग 250 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें बोलने वालों की संख्या कितनी है? लगभग
5 करोड़ के आसपास मानी गई है। और इसके जो हमारे पूर्वी हिंदी या जो हमारा अर्धनागरी अध्ययन से इसके प्रमुख कवि हमारे हो गए, तुलसी हो गए, मानदास हो गए, बाबा चरणदास हो गए। अगला माना जाता है बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी है, ठीक है, बिहारी हिंदी ये मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, ये जो अंगिका है या गौड़ भाषा के रूप में है, अर्थात बहुत कहीं कहीं तो मुख्य रूप से इसकी अंतर्गत 3 बोलियां हैं। और जो हमारा एक पश्चिमी हिंदी है, जिसको सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रश्न बना लेगा ना कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। या फिर पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, अर्धनागरी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, इसमें कुछ पता नहीं था, नागरी अपभ्रंश से आपको बताना पड़ेगा। इसका क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला से लेकर के पूर्व में कानपुर की पूर्वी सीमा, उत्तर और उत्तर साइड में जो हमारे देहरादून है, यहाँ की सीमा मानी गई है। और इसके जो हमारे प्रमुख कवि हैं, नंददास, भूषण देव बिहारी और प्रस्थान हो जाते हैं। अगला पेज हमारा है राजस्थान, जिसको हम पैसाची या फिर नागर अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अतः राजस्थान में सिंध के कोने में मालवा जिले में बोली जाती है। और इस समय इसको इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 4 से 4.5 करोड़ के आसपास है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं, चंद्रवरदाई राय हो गए, सूरमल हो गए, मीरा दादू और चक्रदास और हमारे हरिदास आ जाते हैं। अगला हमारा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जो एक खसब भ्रंश है जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो हमारी 2 बोलियां मुख्य रूप से हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। इन बोलियों पर मूलतः जो तिब्बती, चीनी और खस इत्यादि का प्रभाव हुआ है। और हिंदी भाषा के 2 मुख्य भेद जो इसके पहले ही आपको बताए थे, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगला हमारा है देश स्तर पर भाषा बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक बिल्कुल आपने मैंने की पॉइंट बनाया है दोस्तों। देश स्तर पर हमारी भाषा होती है, प्रदेश स्तर पर हमारी क्या होती है, उपभाषा होती है। देश स्तर पर हमारी क्या होती है, देश स्तर पर हमारी भाषा का रूप माना गया है। जिसे हमारा हमारा भारत देश है, तो यहाँ हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। किसका दर्जा मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला है। राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं, राष्ट्रभाषा का तो है, राष्ट्रभाषा हमारी अंग्रेजी है, तो हिंदी को हमारा क्या मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला है। और प्रदेश स्तर पर उपभाषा, अर्थात तो ये हमारी भाषा है, फिर अर्थात जो हमारा कुछ लगभग 9 प्रदेशों में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है। उन 9 प्रदेशों में से हमारा हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, 1-2 प्रदेश और हैं। कुल मिलाकर के 9 प्रदेशों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो देश स्तर पर क्या होती है, भाषा होती है, प्रदेश स्तर पर क्या होती है, उपभाषा होती है, और जिला स्तर पर बोली होती है। ध्यान, ऊपर से जैसे ही फिल्टर होकर नीचे को आता है वैसे ही स्तर पर गिरता चला जाता है। जिला स्तर पर हमारी क्या होती है, बोली बोली जाती है, और गांव स्तर पर उप बोली बोली जाती है। या आपके लिए बहुत ही अच्छा की पॉइंट हमने बनाया है। जो भी हमारे वनडे एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी या और लेवल के एग्जाम है, हो सकता है कि देश स्तर पर किसका प्रयोग होता है, भाषा का होता है, उपभाषा का होता है, बोली का होता है, बोली का होता है। मेरे दोस्त इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत ही डीपली पॉइंट है। अगला हमारा है लिपि। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। इससे हमारी देवनागरी लिपि है, बाएं से दाएं को लिखी जाती है। ठीक है, लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग या फिर लिखने का तरीका। अर्थात जब हम ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने भाव को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, बोल करके, कह करके, सामने प्रत्यक्ष रूप में, अर्थात ध्वनि चिन्हों के माध्यम से जब हम बोल करके अपने भाव को, अपनी वाणी को, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, तो इन प्रतीकों को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और जो हमारी हिंदी संस्कृति की लिपि है वह देवनागरी है। ठीक है, नोट करना, यहाँ पूछेगा हिंदी संस्कृति की लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी ये भी आपके लिए की पॉइंट है, बिल्कुल की पॉइंट है, यहाँ ध्यान देना, ये बिल्कुल मैंने की पॉइंट लिखा है। देवनागरी भारतीय संविधान के भाग 17 का, ठीक है, भाग 17 का 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा मिला है। इसको मिला है राजभाषा, अर्थात देवनागरी की मान्यता मिली है। अनुच्छेद 343 से 14 सितंबर 1949 देवनागरी की मान्यता या फिर राजभाषा का दर्जा इसको मिला है। आगे आते हैं ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और अच्छे से की पॉइंट में लिखा है और शॉर्ट में लिखा है मेरे दोस्त, संसार की सबसे प्राचीन लिपि है। पूछ लेगा कि ब्राह्मी लिपि ये संसार की, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है और देवनागरी लिपि की जननी है। यहाँ प्रश्न आपका एक प्रश्न बन गया कि क्या है देवनागरी की जननी को, किसको, देवनागरी लिपि की जननी कौन है, ब्राह्मी लिपि है। और यह लिपि
बाएं से दाएं को लिखी जाती है। अर्थात ये जो हमारा बायां होगा ना, अर्थात जैसे हम इसको लिख रहे हैं देवनागरी को, जैसे बिल्कुल बाएं से दाएं को लिखी जाती है। और विश्व की सभी लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि से माना गया है। अगला हमारा है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि कहाँ है? ये तो हमारे अशोक सम्राट अशोक के शिलालेख है जो इतिहास जैसा कि बताया है। और इसका मतलब खर माने होता है गधा, खर माने होता है गधा, गधे के होठ वाली लिपि। और यह दाएं से बाएं उल्टा लिखी जाती है इधर से। जैसे हमारा उर्दू है ना, उर्दू भी उर्दू भी हमारे पास दाएं से बाएं, या जो है दाएं से बाएं को अब प्रश्न बना लेगा कि खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं, इसको आपको ध्यान रखना है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और अशोक के अधिकांश लिखा शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा है अरमाइकी लिपि। अरब देशों से, ठीक है, अरब देशों में प्रसिद्ध लिपि अरब इसका, और इसका जो जन्म है अरबी फारसी की जननी है। और यह भी दाएं से बाएं, अर्थात जैसे इधर से लिखी जाएगी, जैसे हमारा उर्दू लिखा जाता है तो इधर से लिखी जाएगी, इधर को, इसको कहते हैं अरमाइकी लिपि। ये बिल्कुल की पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो उर्दू भाषा का विकास इसी लिपि से हुआ। पूछेगा कि उर्दू भाषा का विकास किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि से हुआ, खरोष्ठी लिपि से हुआ। इसको आपको ध्यान देना होगा कि उर्दू भाषा का विकास अरमाइकी लिपि से हुआ है। इसमें इतने सारे की पॉइंट हैं, इन की पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है रोमन लिपि। रोमन लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है इधर से, जिसको हम अंग्रेजी लिपि कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है। एक ग्रीक लिपि है जो इंग्लैंड की है, और लैटिन लिपि है जो अमेरिका की है, ठीक है। इस प्रकार से इस यहाँ से भी एक प्रश्न बना लेगा। अगला हमारा भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा भारत व यूरोप के देशों में बोली जाने वाली भाषा भारोपीय भाषा था। भारत व यूरोप के बहुत बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा। और इसके अंतर्गत, इस भारोपीय भाषा के अंतर्गत हमारे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, रूसी, प्राचीन फारसी और जर्मन, यह सभी भाषा इसी समूह से संबंध रखती है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? भारोपीय भाषा परिवार कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? भारोपीय भाषा परिवार। बस दोस्तों, बस यही तक है। तो हम आपसे चाहेंगे कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।